नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। 71वीं बीपीएससी बीपीएससी और यूपी पीएससी पीएससी के दृष्टिकोण से सारथी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा जो आपको करंट अफेयर्स दिया जा रहा है उसमें पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डीडी नेशनल, द हिंदू ये सारा कलेक्शन मिलेगा। तो जो हमारा न्यूज है, काफी न्यूज है। ये 20 जून से 26 जून तक का सारे करंट अफेयर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे और उम्मीद करूंगा कि जो डाटा है, अगर आप इसको बेहतर से देखते चलेंगे तो सब याद भी होते चले जाएंगे। तो पीआईबी का न्यूज पर था आईएनएस अर्नाला। तो ये पूछ दिया जाएगा, तो ये क्या है भाई? तो ये पनडुब्बी है। पनडुब्बियों की खोज और नष्ट करने में सक्षम पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जो विशाखापट्टनम के नौसैनिक डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। और सीडीएस आपको पता ही है, अनिल चौहान है हमारे, उन्हीं के उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। ये छिछले पानी में भी चलने में सक्षम है। तो आईएनएस अर्नाला को याद रखना आपको। दूसरा जो पीआईबी साइट का डाटा है कि भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट। और यह जो रिपोर्ट है कि दूरसंचार में भारत का ग्रामीण दूरसंचार घनत्व कितना है, टेलीफोन का कितना उपभोक्ता है, ये सारा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। तो इंटरनेट उपभोक्ता की कुल संख्या दिसंबर 2024 के अंत में क्या था कि 970.16 मिलियन से घटकर अब इसमें गिरावट है। 2025 में मार्च में आपको दिखाई पड़ा कि 969.10 मिलियन हो गई है, जो तिमाही दर का 0.11% में गिरावट है। तो आप देख रहे हैं कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है। आप इस पाई चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ा कि वर्ल्ड इंटरनेट उपभोक्ता जो है हमारे पास आपका 41.41 मिलियन यानी कि 4.27%। फिक्स वायर भी आपको दिखाई पड़ रहा है और सबसे अधिक आप दिखाई पड़ेगा कि जो हम लोग मोबाइल डाटा यूज करते हैं मोबाइल का, वो 95.22% यानी कि 927.70 मिलियन है। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ता की संख्या दिसंबर 2024 के अंत में आपको 1,01,189.92 मिलियन से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 1,200.8 मिलियन हो गया है, यानी डाटा में बढ़ोतरी हो गई, जो पिछले तिमाही की तुलना में 0.91% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछली तिमाही की तुलना में 0.13% को दर्शाया। इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा अब आ रहा है, भारत में कुल टेली घनत्व आपसे पूछा जाए कितना है, तो दिसंबर 2024 में यह टेली घनत्व था 84.45 यानी 45% से बढ़कर अब मार्च 25 में क्या हुआ कि 85.04 हो गया। यानी कि पूछा जाए आपसे कि टेली घनत्व कितना है, आपका जवाब होना चाहिए 85.04%। यह डाटा याद रखेंगे, ऐसे डाटे पूछे जाते हैं। आगे जो है कि शहरी क्षेत्र में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 2024 में दिसंबर के अंत तक 622.72 मिलियन से बढ़कर मार्च 2025 के अंत तक 666.11 मिलियन हो गई है। और इसी अवधि में शहरी दूरसंचार घनत्व, देखिए शहरी दूरसंचार घनत्व में भी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रहा है। शहरी दूरसंचार घनत्व में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी दिखाई पड़ रहा है। वो बढ़ोतरी कितना हो गया अब 131.45%। आपको शहरी दूरसंचार घनत्व आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बताना है 131।
131.45% ये आपको डाटा दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से ग्रामीण टेलीफोन घनत्व की संख्या जो दिसंबर 2024 के अंत में 527.20 मिलियन था, यह बढ़कर आपको 534.69 मिलियन हो गया। यानी कि इस अवधि में पूछा जाए ग्रामीण दूरसंचार घनत्व में कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो 58.29% से बढ़कर क्या है 59.0। याद रखिएगा कि अभी ग्रामीण दूरसंचार घनत्व जो है 59.06 हो गया है, तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। और ये सब डाटा आपको हमेशा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देख लिया जाए कि टेलीफोन उपभोक्ता की संरचना क्या है, ये बनावट दिया गया है कि रूरल क्षेत्र में वायरलाइन है 0.29%, वायरलेस 44.24 और अर्बन वायरलेस है। यह डाटा इतना याद नहीं रखना है, लेकिन दिया हुआ है तो फिर भी मैंने आपको कहा कि एक बार बता देता हूं, तो यह ध्यान रखिएगा। अब ये 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक मई 2025 में जारी किया गया है। इसमें हमेशा यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। 8 प्रमुख उद्योगों का जो सूचकांक है, यूपीएससी जाके आप क्वेश्चन देखेंगे, यूपीपीएससी, ये सारे जगह पूछा गया है। तो मई 2025 के 8 कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक मई 2024 के सूचकांक की तुलना में 0.7% की बढ़ोतरी देखी गई है। 8 उद्योग में कौन कौन है? कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली है। अब इसमें से पूछेगा कि निम्नलिखित उत्पादों में, यहां प्रश्न आपको बना दिया जाएगा कि निम्नलिखित प्रमुख 8 उद्योगों के सूचकांक में वृद्धि सबसे अधिक किसमें, तो आपको दे देगा ए बी सी करके दे देगा, आपको बी सी और डी देगा। तो यहां सबसे अधिक वृद्धि आप देखेंगे, सबसे अधिक वृद्धि देखेंगे विकास, सबसे अधिक वृद्धि देखेंगे कोयला। कहां देखेंगे आप? कोयला उत्पाद में 10.33% इसका भारांश कितना है? 10 पॉइंट। और आप पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ोतरी है? 2.8%, मतलब 8% के आसपास में था, अब इसमें बढ़ोतरी दिया गया। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे, उसके जस्ट बाद देखेंगे कि कच्चा तेल। तो आपको ध्यान रखना है कोयला की 8 कोर उद्योगों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भारांश में किसमें हुई? तो कोयला में 1 नंबर में, दूसरा जो आपका कच्चा तेल है, और तीसरा प्राकृतिक गैस। तो यहां आपको ध्यान रखना चाहिए, यहां से आपके प्रश्न मिल जाएंगे। अब आया है जो अगला न्यूज है कि संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाली इकाई कंपनियां पोस्ट पेमेंट बैंक, क्या है? पोस्ट पेमेंट बैंक को देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन विस्तार में इसकी उत्कृष्ट योगदान के लिए वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया। किसको? पोस्ट पेमेंट बैंक। किसको किया है? डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025। तो आपको याद रखना है पोस्ट पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक को याद रखेंगे कि इनको डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 दिया गया है। ये भी अब मुंबई में इस बार क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 मनाया गया। कहां पे मनाया गया बंधु? मुंबई में, याद रखिएगा। श्री सुब्रमण्यम रमन ये पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले हैं। पेंशन निधि विनियामक का अध्यक्ष पूछा जाए तो श्री सुब्रमण्यम रमन साहब को याद रखेंगे। इसके साथ साथ पीआईबी का न्यूज में आप जाएंगे तो कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मई 2025, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में आया था। तो यहां लिखा है कि कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित साल दर साल मुद्रास्फीति की दर मई 2025 में क्रमशः आपको दिखाई पड़ेगा कि मुद्रास्फीति दर 2.84% प्रतिशत और 2.97% दर्ज की गई है। तो यह भी आपको ध्यान रखना जरूरी है।
अ, अगला है आपका जो न्यूज है, यह भी आपको पीआईबी साइट से ही मिलेगा। विंग्स टू द आवर होप्स और आशाओं की उड़ान, यह पुस्तक है। विंग्स टू द आवर होप और आशाओं की उड़ान। तो पूछे किसने लिखा है, तो प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा है। यह आप देखेंगे सारे मंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग थे उसके विमोचन में भाग लिए थे। तो इस बुक को याद रखना। एक और बुक है आपको राम माधव का, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडिया। तब पूछ दिया जाए कि द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर इन एंड इंडिया ये किसकी पुस्तक है, तो राम माधव का है। विंग्स टू द आवर होप्स, आशाओं की उड़ान, यह किसका है, तो प्रकाशन विभाग का, याद रखिएगा। अभी आपको याद रखना है कि भगवानपुर बिहार से संबंधित न्यूज है कि भगवानपुर मुजफ्फरपुर अब जाएंगे तो वहां एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस पर कौन गए थे, तो उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब गए हुए थे, यह भी याद रखिएगा। अगला बिहार से रिलेटेड है, न्यूज है कि बिहार के खगड़िया जिला में निर्मित अ, अत्याधुनिक साइलो गोदाम, क्या है, साइलो गोदाम का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है। गोदाम की क्षमता 50,000 मीट्रिक टन है। तो पूछा जाएगा कि बिहार में साइलो गोदाम का उद्घाटन किसने किया, तो ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी साहब ने। और कहा, तो खगड़िया में। यह ध्यान रखिएगा, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। नेक्स्ट है, अब उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये याद रखिएगा। त्रिपुरा त्रिपुरा तीसरा हो गया है साक्षरता, पूर्ण साक्षरता। पूर्ण साक्षरता करने का मतलब होता है कि 95% प्लस कोई राज्य अगर साक्षरता हासिल कर लिया है, तो आपको पहले भी हमने बताया था गोवा प्लस मिजोरम, मिजोरम के बाद आपको दिखाई पड़ेगा त्रिपुरा। कौन हो गया, त्रिपुरा पूर्ण साक्षरता राज्य में आपको आ गया है। सबसे कम साक्षरता पूछे तो आंध्र प्रदेश में, कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है यहाँ पे। और उसके बाद आपको कहां बताना है कि दूसरे नंबर पे दूसरा पोजीशन है बिहार का कम साक्षरता में। तो यह डाटा भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए ये हमने चर्चा किया। आप मिजोरम गोवा के बाद तीसरा यहाँ हमने चर्चा किया, तीसरा राज्य है जो देश में पूर्ण साक्षर राज्य बना है। साक्षरता दर 95.6 है। अब यहाँ देखिए एक यूपी के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यह मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक। तो पूछेगा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक गृह मंत्री की अध्यक्षता में कहाँ हुआ है, तो वाराणसी में। कहा, वाराणसी में, आपको याद रखना है। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी राज्य शामिल हुए थे मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो आपको पता ही होगा कि राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 की धारा 15 और 22 के तहत क्या होता है कि 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। और जिस राज्य में इसकी बैठक होती है वहां के चीफ मिनिस्टर उपाध्यक्ष होते हैं और सदस्य में सीएम के साथ साथ उप राज्यपाल और प्रशासक के सदस्य भी होते हैं। यह याद आपको रखना है। पूछेगा कि नव्या क्या है, तो नव्या के बारे में आपसे पूछ दिया जाए तो बताना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्या किया है, इनके द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए हमारे साझा मिशन ने किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए नव्या मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं का पोषण करना है, ये नव्या मिशन। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किशोरी से रिलेटेड है, याद आपको रखना चाहिए और यह आपके एग्जाम के पॉइंट से भी काफी उपयोगी हो जाता है। अब आपको दिखाई पड़ेगा मनोहर लाल खट्टर साहब क्या किए हैं कि ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन हुआ है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के ऊर्जा मंत्रियों ने भाग लिया। यह हुआ कहाँ है, पटना में हुआ है। इसमें बिहार, झारखंड, बंगाल के ऊर्जा मंत्री आए हुए थे, राज्य ऊर्जा मंत्री। तो यहाँ पे क्या होगा कि देश के 6 स्मॉल मॉड्यूल परमाणु केंद्र लगाए जाएंगे। तो बिहार में भी लगेगा स्मॉल परमाणु केंद्र लगेगा। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि बिहार में पहला ऊर्जा परमाणु संयंत्र होगा, यह आपको ध्यान रखना है। वो स्मॉल होगा, यह भी आपको याद रखना है। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
OIOC के बारे में, इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। इसके नया अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है जिम्बाब्वे के दिग्गज तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री। याद रखना है किसको? क्रिस्टी कोवेंट्री को याद रखना है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई है, यह भी याद रखिएगा। अब आपसे निर्यात पूछेगा कि वर्तमान में भारत का निर्यात कितना है, वैश्विक निर्यात, तो बताना है कि 25 में 825 बिलियन डॉलर है। कितना बताना? 825 बिलियन डॉलर। और पिछले वर्ष की तुलना में आप देखेंगे तो 6% की वृद्धि हुई है। कितने? 6% की वृद्धि। वैश्विक निर्यात में हमारी वृद्धि कितनी है? 4% है। तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। S&P रेटिंग की जो एजेंसियां हैं उसने बताया है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि दर आपको 6.5% रहेगा 25-26 में। कितना रहेगा? 6.5%। तो यह भी आपको याद रखना जरूरी है। अब आया SCO संगठन का चीन बैठक। तब हो कहाँ रहा है? 2025 में किंगदाओ में। कहा? चीन के किंगदाओ में संघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही। इसमें रक्षा मंत्री शामिल हुए हैं और रक्षा मंत्री साहब ने क्या किया? आतंकवाद को अपर नाम बगैर पाकिस्तान का नाम लेते हुए उन्होंने क्या किया कि सिग्नेचर या हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि हम आतंकवाद से पीड़ित है और चाइना वहां क्या है कि सपोर्ट नहीं करता है। इस संगठन का जो SCO संगठन है, संघाई सहयोग कॉपरेशन, वो इसकी स्थापना 2001 में गठित की गई थी। अंतर सरकारी संगठन है। भारत आपको 2017 में इसकी सदस्यता संभाली थी और 2023 में हम इसके अध्यक्ष थे। भारत इसकी अध्यक्षता संभाली थी। इस बार का थीम है संघाई भावना की निरंतरता, गतिमान SCO। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि SCO का थीम क्या था, इस समय चीन अध्यक्ष है तो संघाई भावना की निरंतरता, गतिमान SCO। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, 10वां रिपोर्ट था। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यह जो रिपोर्ट है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ADSN, याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी डेवलपमेंट या विकास रिपोर्ट 2025 कौन जारी करता है? तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, याद रखिएगा। इसमें जो भारत का पोजीशन है, पहली बार भारत 100 के अंदर आ गया है, यानी कि हमें जो अंक दिया गया है 67 अंक मिला है। 67 अंकों के साथ हम लोग 67 अंकों के साथ कितने हैं? 99वें स्थान पे हैं। 99वां स्थान है। क्या है? 99वां स्थान है। ये याद आपको रखना है, ठीक है। कुल 167 देश शामिल हुए थे। भारत 2024 में 109वें स्थान पे था। किस स्थान पे था? 109वें स्थान पर था, यह भी याद रखिएगा। और यह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2015 से यूनाइटेड नेशन के सदस्यों द्वारा बनाया गया था। इसमें 17 लक्ष्य है और 2030 तक हासिल करना था, लेकिन अभी तक मात्र दुनिया के सभी देशों ने जो इसके मेंबर हैं मात्र 17% इसके लक्ष्य को अचीव करने का काम किया है। तो यह भी आपको याद रखना है। नार्डिक देशों में इसमें आपको याद रखना कि प्रथम स्थान पर कौन है? तो नार्डिक देशों में फिनलैंड को प्रथम स्थान, भारत का 99 स्थान है। दूसरे स्थान पर स्वीडन और डेनमार्क तीसरे स्थान पर, ये भी याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा रिपोर्ट के मुख्य लेखक या अर्थशास्त्री कौन था? तो जेफरी सैस। क्या नाम उनका? जेफरी सैस को याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि शक्ति सैन्य अभ्यास, तो आपको बताना है कि अब फ्रांस के बीच में हुआ है, फ्रांस में ही हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में। किसके किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। एक और डाटा था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बैठक, यह भी याद रखिएगा। यह बैठक आपको दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है? यह दिल्ली में हुआ है। इसमें भूटान, कंबोडिया, स्थानिया, गिनी गणराज्य, लाइबेरिया गणराज्य, सुरीनाम गणराज्य, सोमालिया, कजाकिस्तान शामिल हुए थे। इस देश का उद्देश्य था इस कि देश में बिग कैटों के संरक्षण को बढ़ावा देना। यह भारत के द्वारा बनाया गया था। भारत द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 95 देशों का संगठन है। इसका उद्देश्य है 7 बिग कैट अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा
का संरक्षण करना। अब इसकी स्थापना हुआ था 12 मार्च 2024 को, याद रखना है कब हुआ था, 12 मार्च 2024 को, 12 मार्च 2024 को हुआ था। तो ये आपको डाटा याद रखते चलना है, ये इससे आपका ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि देश में जल मार्गों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो आपको याद रखना कितना, 111 हो गया जल मार्गों की संख्या। अब जिसमें क्या है कि 29 अभी चालू है। और ये कब डाटा मिला है कि आपको जो परिवहन मंत्री है, पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पटना में जलमार्ग विकास परियोजना के समय में जानकारी दे रहे थे। अब यह क्योंकि अभी पटना में ही अंतर्देशीय जलमार्ग विकास पर कार्यशाला गंगा नदी से रिलेटेड हुआ था, इसी समय घोषणा किया गया था कि वाटर मेट्रो सेवा शुरू किया जाएगा, तो याद रखना है ठीक है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि वहां की सरकार ने 1 से 5 तक मराठी के और अंग्रेजी के अलावे क्या हुआ है कि स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया है, तो ये भी याद रखिएगा। पूछा जाए कि हिंदी को अनिवार्य कौन सा राज्य किया है तीसरी भाषा के रूप में, तो महाराष्ट्र को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जेंडर बस्टिंग नॉलेज हब पोर्टल आपसे पूछ दिया जाएगा कि जेंडर बस्टिंग नॉलेज हब पोर्टल किसने जारी किया है, तो ये आपको भारत के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब पूछा जाएगा कि नक्षत्र क्या है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पुणे स्थित विषाणु विज्ञान संस्थान में अपनी पहली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा लॉन्च किया है। तो नक्षत्र के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। आपसे पूछेगा ग्लोबल ड्रॉप आउटलुक डॉट आउटलुक 2025, तो इस रिपोर्ट का जारी करने का काम करता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा। सूखे की स्थिति पर यह रिपोर्ट जारी किया गया है, बताया गया है कि दुनिया का लगभग 40% भूमि क्षेत्र सूखा है, 40%, सोच लीजिए कितनी बड़ी समस्या होने वाला है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, आईएईए ने क्या किया है कि सैटेलाइट इमेज के माध्यम से पुष्टि की है कि ईरान के नतांज, याद रखिएगा, नतांज स्थल पर यूरेनियम संवर्धन इकाइयों के इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन, तो पूछेगा ऑपरेशन राइजिंग लायन किसने जारी किया था, इजराइल ने, हवाई हमले से नुकसान हुआ है। नतांज जो परमाणु केंद्र है ईरान का, वहां पे क्या हुआ है कि आप देखेंगे आपको कि इजराइल ने जब हमला किया तो इस पर नुकसान दिखाई पड़ा है। अब यहाँ लिखा हुआ ऑपरेशन हैमर्ड मिडनाइट हैमर, ये आप देखिए, इसके तहत ईरानी परमाणु ठिकानों पर क्या किया है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा अमेरिका द्वारा हमला किया गया है, तो इसको याद रखना है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को। अब देखिए वहां लिखा हुआ इधर फोडो, क्या लिखा हुआ है, फोडो, यह ईरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र है, यह भी याद रखिएगा। नतांज, यह ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्लांट है नतांज, यह भी याद आपको रखना है। और इस्फहान, यह ईरान का मुख्य प्राकृतिक यूरेनियम परिवर्तन प्लांट है। तो आपको फोडो, नतांज और इस्फहान को याद रखना चाहिए, यह आपको इतना ध्यान रखना है। एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह भी न्यूज आपको आपके लिए उपयोगी हो जाता है। अब आपको पूछेगा कि हाल ही में हॉकी के कौन से खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, तो आपका नाम याद होना चाहिए, ललित उपाध्याय साहब ने लिया है, हॉकी से संन्यास लेने का काम किया है। अब यहाँ पे फीडे विश्व रैपिड एंड द विल्ड्स टीम चैंपियनशिप में विल्ड सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख ने क्या की, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी होउ इफान को हराया, इसलिए पीएम साहब ने क्या किया था, दिव्या देशमुख को बधाई देने का काम किया था, यह भी याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए भारतीय खगोल भौगोलिक संस्थान भौतिकी संस्थान बेंगलुरु, यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा क्या है, तारकीय रसायन की खोज की है, तो पूछेगा कि तारकीय रसायन की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है, यह याद रखिएगा। इसमें शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांडीय मोड़ पर पता लगाया है, यह रहस्यमय तारा जो एक्सट्रीम हीलियम सितारे नामक दुर्लभ
वर्ग से संबंधित है, तो यह आपको याद रखने की जरूरत है कि तारकीय रसायन की खोज हुआ है। किस क्या नाम है? तारकीय रसायन। इंपीरियल, अब देखिए, अब क्या है कि इंपीरियल रिसिप्ट्स विथ डॉक्टर सतीश थरूर, यह आपको वेब सीरीज है, मतलब यह सीरीज के रूप में सरकारी ब्रॉडकास्ट संस्था रूस टुडे और इंडिया पर एक रिलीज की जाएगी। शशि थरूर से रिलेटेड, तो किसके साथ हो रहा है? रूस के साथ। रूस ही इसको रिलीज करने का काम करेगा, भारत और रूस, तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगरा के सिंगना, देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र और के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। तो पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना कहाँ हुए? तो आगरा के सिंगना में। कहाँ पे? आंगना के सिंगना में। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ एक्सियोम फॉर्मेशन, अब इसका जो संचालन कर रहे हैं भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला साहब कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, आपको देखे होंगे। और यह 25/6 मतलब 25 तारीख को कैनेडी स्पेस के कॉम्प्लेक्स 39A से इस मिशन की लॉन्च किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। राकेश शर्मा का भी चर्चा था। सोयूज T11, याद रखिएगा, सोयूज T11 से 3 अप्रैल 1984 को बैंकोनूर कैस्मोड्रोम से उड़ान भरी थी। तो ये पहले भारतीय हैं, याद रखना है। और लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कौन हो गए? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला साहब हो गए। अब उस समय जो राकेश शर्मा के साथ थे, यूरी मालिवेस थे, गेनाडी एस्ट्रेका लोब थे और राकेश शर्मा जी थे, ये याद रखिएगा। और जो 4 एक्सियोम 4 मिस्टर है, इसमें हंगरी है, पोलैंड है, पोलैंड को याद रखना है, प्लस अमेरिका है और प्लस इंडिया है, प्लस भारत है। यह 4 देशों का क्या है कि यहाँ पे आपको यह 4 देशों का टीम गया है, तो याद रखने की जरूरत है। अब 25 जून को क्या किया गया था कि संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है सरकार, पॉलिटिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको याद रखना है, एक पुस्तक का नाम आपको आएगा मोदी से रिलेटेड, द इमरजेंसी डायरी ईयर दैट फॉरगेट फॉर द लीडर। पीएम मोदी के अनुभवों के संकलन है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस मनाया गया, 26 जून को। तो यह भी हम सबको याद रखना चाहिए आप सबको। अब बिहार में क्या हुआ है कि बिहार के कैबिनेट द्वारा 6 हवाई अड्डों की मंजूरी दी है। मधुबनी है, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, सहरसा और मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026, अब इसमें भारत के कुल 54 संस्थान आ गए हैं। इसमें 12 आईआईटी है, फर्स्ट में आईआईटी दिल्ली है। ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड लेवल पर 123वां रैंक है। अमेरिका का सबसे ज्यादा है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, 192 है। इंग्लैंड का 90 है। आईआईटी बॉम्बे का रैंकिंग 129 है और मद्रास का 180। इतना याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली को याद रखना है आपको। ठीक है, 54 संस्थान है हमारे देश का, ये भी याद रखिएगा। जब आप देखे होंगे G7 का समिट आपका कनाडा में जब हुआ था, तो वहां आप देखेंगे कि हमारे देश के अभिभावक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जर्मनी चांसलर को कोणार्क और कनाडा के पीएम को पीतल बोधि वृक्ष और क्रोएशिया के पीएम को क्या कि संस्कृत व्याकरण देने का काम किए थे। तो ये भी याद रखिएगा, छोटा छोटा डाटा आपको, क्योंकि कौन चीज पूछा जाएगा बताना बड़ी मुश्किल होता है। वित्तीय वर्ष 25-26 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के लिए एनएच निर्माण के लिए 33,464 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये अमाउंट है, कई बार पूछे जाते हैं। अब आप देखेंगे कि कोचिंग संस्थान पे जो छात्रों की निर्भरता अधिक है, इसके लेकर शिक्षा मंत्रालय ने विनीत जोशी समिति बनाई है। तो पूछेगा कि विनीत जोशी समिति किससे रिलेटेड है? तो कोचिंग संस्थान पर छात्रों की निर्भरता से रिलेटेड, ये आपको याद रखना चाहिए। अब आया बराक मैगन, तो आपको याद रखना है कि नौ, ये क्या है? इजराइल की एक आधुनिक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली, नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है। अब बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर सरकार 1100 कर दिया है।
इसका लाभ 1,11,22,825 पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा और ये 25 जुलाई से लागू हो जाएगा। कब से हो जाएगा? 25 जुलाई से आपको इसका लाभ मिलने लगेगा 2025 से। अमेरिकी सैन्य अड्डा पर ईरानी हमला, तो आपको पूछेगा कि किस किस क्षेत्र पर हमला हुआ है, तो एन अल असद एयरबेस इराक में है, ठीक है। एन अल असद एयरबेस कहाँ है? इराक में है, ठीक है, याद रखिएगा, सीरिया मत मार देना है आप लोगों को। इसको कादिसिया एयरबेस भी नाम से जाना जाता था। दूसरा अल उद्दीन सैन्य अड्डा, यह कतर में है। कहाँ पे है? अमेरिका का था, जहां पे ईरान ने हमला किया था, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि देश में जल विरासत की संख्या कितना है, तो बताना 18। सबसे अधिक महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में भी 7 है और तमिलनाडु में। बिहार में पूछ दे कि बिहार में जल विरासत कितना है, तो 2 है, शेरशाह का मकबरा और अगमकुआं का कुआं। आपसे फिर पूछ दिया जाए बिहार समीक्षा केंद्र पोर्टल क्या है, तो उनका है कि भाई बिहार में बेहतर शिक्षा के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को सतत निगरानी के लिए लाया गया है विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल, तो ये आपको याद रखना है। अब शहद के उत्पादन में आप देखेंगे कि बिहार का चौथा पोजीशन है। कैसा है? चौथा पोजीशन है। इसमें 1 नंबर पे यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब के बाद है। अब आपसे दिखाई पड़ेगा एसडीजी गोल क्या है। एसडीजी गोल हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, हमने कहा कि भारत का रैंकिंग क्या है, 99 है, ठीक है। 67 अंक हमको मिला है। पहली बार हम क्या किए हैं कि 100 के अंदर अंदर आने का काम किए हैं, ठीक है। तो आपसे कई बार क्या है कि ये तो 99 स्थान या पोजीशन पूछेगा, लेकिन क्या किया जाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नंबर है वो पूछ दिया जाएगा आपसे। तो एसडीजी गोल 1 पे क्या है, तो शून्य गरीबी, गरीबी को याद रखना है। एसडीजी गोल 2 को शून्य भूखमरी, भूखमरी से जोड़ना है आपको, तो दूसरे को। एसडीजी गोल 3 उत्तम स्वास्थ्य। एसडीजी गोल आपको 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो मानक है, देखिए देखते चलना है। एसडीजी गोल 5 लैंगिक समानता का बात करता है। एसडीजी गोल 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में बात कर रहा है आपसे। एसडीजी गोल 7 सस्ती और प्रदूषण मुक्त बिजली का बात कर रहा है। एसडीजी गोल आपको उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि का बात कर रहा है। एसडीजी गोल 9 जो है उद्योग और नवाचार, उद्योग और नवाचार। इसी तरीके 10 में असमानताओं में कमी लाना। संवहनीय शहर 11 है आपका एसडीजी गोल का। संवहनीय उपभोग और उत्पादन 12 है। जलवायु कार्रवाई 13 है। और एसडीजी गोल जलीय जीवों का सुरक्षा 14 याद रखिएगा। स्थलीय जीवों या थलीय जीवों का 15। शांति और न्याय ध्यान रखना है, शांति और न्याय को 16 पे रखना है। और 17 में लक्ष्य हेतु भागीदारी। तो ये आपको डाटा याद रखना चाहिए, थोड़ा सा देख लेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो आसानी से बता देंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए छोटा सा कि ईरान के इतना लड़ाई हो रहा है, राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो बताना है कि मसूद पेजिशकियान। क्या है? पेजिशकियान, याद रखिएगा। मसूद साहब को भी अगर याद रहेंगे तो आप यहाँ से अगर पूछा तो आप बता सकते हैं। अब आया ब्रिक्स सम्मेलन, जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है। आपको पता होगा कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको याद होगा कजान में। कहाँ पे? रूस के कजान 2024 में हुआ था। यहीं पे अन्य मेंबर को भी बढ़ा दिया गया था, टोटल 10 मेंबर है। अब यहाँ जो 17वां है वह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे होने जा रहा है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा, स्थल है हमारा 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का। इस समय क्या होगा कि रूस के राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने क्या किया है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि गिरफ्तार कर लिया जाए, तो इसलिए रूस उपस्थित नहीं होगा। चाइना के भी राष्ट्रपति उपस्थित नहीं आएंगे। इसके जो प्रारंभिक सदस्य थे, भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसकी स्थापना आपको 2009 में कब हुआ था? 2009 में, ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। 2009 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना चाहिए। और इसमें 10 में क्या हुआ कि आप देखेंगे कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी लाया गया था।
तो ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया, दक्षिण अफ्रीका आने से ब्रिक्स हो गया। अब 24 में 5 नए सदस्य को इसमें ला दिया गया है। 5 नए सदस्य कौन कौन होंगे? तो आपको दिखाई पड़ेगा मिस्र, याद रखिएगा, ईरान, इनको भी याद रखना है, सऊदी अरब, यह भी याद रखना है, और यूएई, और लास्ट में इंडोनेशिया। हाल में किसको लाया गया था? इंडोनेशिया को। यह यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा है बंधु, आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे इंडोनेशिया कब। ठीक है, यहाँ लिखा भी देखिए, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र। ऐसे भी आप बना के याद कर सकते हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा, यह भी आपके लिए। अब यह क्या है कि आप देखेंगे कि उभरती, यह जो संगठन है, उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक संघ के शीर्षक है। स्थापना 9 में, दक्षिण अफ्रीका 10 में। क्षेत्रफल इसका दुनिया का 30% है। वैश्विक जनसंख्या 45%। और 16वां ब्रिक्स सम्मेलन का जान में हुआ था, आपको मैंने जस्ट बताया ही। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, या आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो आज का टोटल न्यूज, और उम्मीद करूंगा कि आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप सारथी फॉर सिविल सर्विस में आके आप जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9818438352, 9818438352 ये नंबर है। और सारथी फॉर सिविल सर्विस आपको 71वीं बीपीएससी के दृष्टिकोण से पीटी का टेस्ट सीरीज चला रहा है, और मेंस का आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप और आपका निबंध का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि यह न्यूज आपके लिए लाभदायक हो और यहाँ से आपको मिले। और उम्मीद करूंगा कि आप सब और सुन रहे हैं, नए जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने का काम करें, मोटिवेट करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।